You are watching Vedic Astrology Talks for Future. Welcome to my channel. नमस्कार, मैं पंडित हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर। आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह आपका आशीर्वाद, आपका प्यार होगा मेरे लिए। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे बहुत से मैसेजेस आए, बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार मिला आप सबकी तरफ से। मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। ये सब आपका आशीर्वाद और आपका प्यार है मेरे लिए। कई इंस्टाग्राम यूज़र्स ने मुझे डीएम कर अपने बर्थ डिटेल सेंड की और वे जानना चाहते हैं कि कुंडली के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका आने वाला समय कैसा रहेगा। और कुछ जो इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं वह जानना चाहते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी किसी भी प्रकार से अगर सहायता कर सका और तो ये मेरा ये सौभाग्य होगा। मैं पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ये निःशुल्क सेवा है मेरी तरफ से आप सबके लिए। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ हो और मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी जातक को जागरूक करे उसके आने वाले समय के लिए। तो चलिए बात करते हैं। एक डीएम आया था मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर और ये जातक हैं, ये जानना चाहते हैं कि कुंडली के अनुसार आने वाला जो भविष्य है, जो ग्रहों की स्थिति है, उस अनुसार इनका आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से जातक जो है वो संतुष्ट हों। चलिए तो बात करते हैं कुंडली के बारे में। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में तृतीय भाव में विराजमान है। केतु चतुर्थ भाव में कन्या राशि में विराजमान है। शनि महाराज वृश्चिक राशि में छठे भाव में विराजमान है। शुक्रदेव मकर राशि 8वें घर में विराजमान है। बुध कुंभ राशि 9वें घर में विराजमान है। सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति और राहु मीन राशि में 10वें भाव में विराजमान है। और जो मंगल है वो लाभ भाव 11वें भाव में विराजमान है, जो कि उनकी खुद की राशि है मेष, उसमें वो विराजमान है। तो आगे बढ़ते हैं कि जातक के कुंडली के अनुसार जो ये ग्रह हैं, ये नवग्रह जो हैं, ये कैसा फलादेश कर रहे हैं। इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि जो लग्न के स्वामी हैं मिथुन राशि के, वो बुध हैं, जो कि 9वें भाव में स्थित हैं। और जातक की जो चंद्र राशि है वो बनती है सिंह। और देवगुरु बृहस्पति जो है वो 7वें भाव के स्वामी हैं धनु राशि के। और ये जो है वो मीन राशि में अस्त होकर सूर्य और राहु के साथ विराजमान है। ये आप कुंडली में देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के फलादेश की। यहाँ स्थित ग्रह जो हैं वो क्या फलादेश कर रहे होंगे, ग्रह का क्या विचार होगा। आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो मीन राशि में विराजमान है 10वें भाव में। केतु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर है और सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव माता के भाव पर है। चतुर्थ भाव को माता का भाव भी कहा जाता है, चौथे भाव को माता का भाव भी कहा जाता है और 10वें भाव को पिता का भाव कहा जाता है कुंडली के अनुसार।
तो 10वें घर में बैठकर सूर्य यहाँ जो है बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। फलस्वरूप जातक जो है वो बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, प्रसिद्ध होगा, आत्मविश्वास से भरे होंगे और जातक जो है वो में अपनी मेहनत के बल पर अमीर भी होंगे, सुख सुविधाएं जुटाने वाले होंगे। कार्य क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ और इन्हें अच्छा सम्मान, सफलता प्राप्त होगी। इनके अंदर जो है वो नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी होगी, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में बैठे हैं। सरकारी पद भी इनको कोई प्राप्त हो सकता है अगर इन्होंने कभी ट्राई किया होगा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ विराजमान है तो इनको सरकार के पैसे से भी लाभ है। अब वो पैसा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह आ सकता है। डायरेक्टली यानी कि सैलरी मिल रही है या पीएफ वगैरह मिल रहा है। इनडायरेक्टली यानी कि सरकार की कोई स्कीम्स हैं, उनके अंडर इनको बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट के पैसे का। जैसे इनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हों तो उनकी जो सैलरी आ रही है, सरकारी पैसा जो आ रहा है, ये अपना उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। या अगर इनके माता पिता रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो भी सरकार का जो पैसा आ रहा है उनसे इनको बेनिफिट हो रहा है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में ये चीज़ होती है। ठीक है जी। यहाँ स्थित जो है वो सूर्य जो है इनको काफ़ी लोकप्रिय बनाएगा। इनके पिता की आयु दीर्घ होगी, पिता की आयु बहुत अच्छी है, बहुत लंबी होगी, और उनके साथ जो इनके संबंध है वो अच्छे, काफ़ी संतोषजनक होंगे। साथ में राहु है तो हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो, लेकिन ये अपने पिता से और इनके पिता इनसे बहुत प्रेम करते होंगे। वैचारिक मतभेद तो होते ही है ना, आपको कुछ पसंद है, सामने वाले इंसान को कुछ और पसंद है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सूर्य की स्थिति जो है यहाँ पर वो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे सकती है, जैसे कि अगर ये ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा सोच विचार भी कर सकते हैं, अभिमान भी कर सकते हैं, और अगर ये नेगेटिव परिणाम देंगे सूर्यदेव तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी माता का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो। अगर ये जो अपने बारे में मतलब घमंडी होकर, अभिमानी होकर स्वार्थी भी हो सकते हैं, जिससे कि ये अपने बारे में सोचेंगे ज़्यादा तो इनके जो आसपास इनके जो अपने हैं वो इनसे बिछड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य है तो अभिमान भी देगा इनको, घमंड भी देगा इनको, तो इनको एक घमंड से बचना होगा, अभिमान से बचना होगा। 22 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र के बीच में इनको जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य भोगने का मौका मिलेगा। जैसी जैसी इनकी इच्छाएं होगी वैसी वैसी इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, सुख साधनों से समृद्ध होंगे ये, क्योंकि सूर्य जो है 10वें भाव में स्थित है आप, और यहाँ बैठकर सूर्य देव जो है वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में विराजमान है, जो कि तृतीय भाव में है। उनकी जो दृष्टि है वो 9वें भाव पर पड़ रही है, मतलब कि उनकी दृष्टि जो है वो बुध पर है, और बुध की जो दृष्टि है वो चंद्रमा पर है, और शनि महाराज की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। तो तीसरे भाव में स्थित होकर चंद्रमा जो है इनके भीतर जो है वो क्रिएटिविटी क्रिएट करेंगे, क्रिएटिव कामों में इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्रिएटिविटी इनकी में इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। विषय वस्तुओं की जानकारी होगी और जिज्ञासा होगी इनके अंदर, क्योंकि क्रिएटिव है तो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी चीज़ों को करने की, समझने की और कुछ आगे करने की। और बेवजह पैसा खर्चना इन्हें पसंद नहीं होगा। बचत पर काफ़ी बचत करते होंगे, बचत पर काफ़ी जोर देंगे, बचत काफ़ी करेंगे। लेकिन एक बात है कि ये जो अपने विचारों को है ना, ये अच्छे से व्यूज़ को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा ये असहजता महसूस करेंगे। समय समय पर जो है वो ये अपने जो हॉबीज़ हैं, शौक़ जो हैं, ये बदलते रहेंगे। बदलाव, परिवर्तन की ओर ये जो है इनका रुझान है। और ये भी हो सकता है चंद्रमा की स्थिति के कारण कि छोटे भाइयों की अपेक्षा जो है वो बहनें अधिक हों, ऐसा भी चंद्रमा की स्थिति को देखकर फलादेश किया जा सकता है। छोटे भाई बहनों से वैसे इनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। इनके छोटे भाई जो इनके छोटे भाई हैं, जो इनकी छोटी बहन है, वो इनके लिए काफ़ी फेवरेबल है।
साथ में ये भी हो सकता है कि ये जीवन साथी के साथ जो है वो विदेश यात्रा का इनको मौका मिले, और ये अपने कार्यस्थल पर या अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करना इनको पसंद होगा। एक चीज़ से बार बार करने से ये थोड़ा सा अपने आप में बोरियत सी महसूस करते हैं, तो ये चीज़ों को बदलने का, डेली रूटीन को बदलने का इनका ऐसा मन है, और ये कैसा करते भी होंगे। और क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं, मतलब ये परिवर्तन चाहते हैं हर एक चीज़ में, जल्दी से जल्दी चीज़ों को बदलना, परिवर्तन चाहते हैं उनमें, तो किसी चीज़ का परिवर्तन करने के बाद इनको उन चीज़ों से परेशानी भी नहीं है, उस ढंग में ढल जाते हैं। ये यात्रा करना इनको बहुत पसंद होंगी, हमेशा प्रसन्न मन, प्रसन्न चित्त रहें, कुछ भी हो ठीक है, लाइटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनमें ये साहसी भी हैं, अद्भुत साहस देखने को मिलता है, और तो और ये दान करने में भी ये रुचि रखते हैं। ये था चंद्रदेव का फलादेश। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में ही बैठे हैं, 11वें भाव में ही बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, और ये छठे भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल की जो दृष्टि है वो दूसरे, 5वें और छठे घर पर है। तो 11वें भाव में जो मंगल बैठते हैं तो इनको धैर्यवान बनाते हैं। यहाँ स्थित मंगल इनको खूब घूमने फिरने का मौका देते हैं, इनको साहसी बनाते हैं, जीवन काल में खूब लाभ कमाएंगे ये जातक। और ये भी हो सकता है कि ये क्रोध करते होंगे, तो इनको अपने क्रोध पे निरंतर रखना चाहिए, बेवजह गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। शब्दों पे कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल जो है 11वें भाव में, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, चाहे मतलब सौम्य ग्रह हो या पाप ग्रह या क्रूर ग्रह हो, हर कोई ग्रह जो है 11वें भाव में 99.9% जो है वो शुभ फल देता है, चाहे कोई भी ग्रह हो नवग्रहों में से 11वें भाव में, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। इनके मित्र कम होंगे लेकिन इनके सहयोगी होंगे, इनका सहयोग करेंगे, गुरुजनों का बहुत सम्मान करते होंगे, और लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होंगे। मंगल जो है वो सेनापति हैं नवग्रहों में, आप सब जानते होंगे जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, और जो नए नए ज्योतिष में आए हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको भी पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि नवग्रहों में जो है सूर्य जो होते हैं राजा होते हैं नवग्रहों में, और मंगल जो है वो सेनापति, बुध जो है वो राजकुमार का काम करते हैं, देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु हैं, शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, ठीक है जी। राहु केतु जो है भ्रम क्रिएट करते हैं, ये राक्षस का एक धड़ था, वो केतु बना, सिर बना राहु, ठीक है जी। और जो चंद्रमा है वो न्यूट्रल है, सच में न्यूट्रल है, वो देव है बस एक, उनको कोई पद्धति नहीं दी गई है, ठीक है जी। तो ये भी हो सकता है कि जातक जो है, क्योंकि मंगल अपनी राशि में 11वें भाव में विराजमान है, तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि जातक शायद, या ऐसा हो सकता था, या ऐसा हो सकता है, तीनों में सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। जातक जो है वो सेना या पुलिस में बेल्ट की नौकरी भी कर सकते हैं, उनको वहाँ से भी बहुत लाभ है, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है, तो वो ऐसा भी कर सकता है, या इनके परिवार में कोई पुलिस में होगा, या इनके परिवार में कोई जो है वो आर्मी में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। या ये भी हो सकता है कि इनके पास बॉडीगार्ड हो। और मंगल की जो दृष्टि है वो 5वें घर में है, तो इनको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्योतिष का काम और ज्योतिष का उद्देश्य हमेशा जातक को जागरूक करने का होना चाहिए, डराने का कभी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मत है, ठीक है जी। तो क्योंकि मंगल जो है पंचम भाव को देख रहा है, तो इनको अपने संतान ध्यान रखना चाहिए, संतान संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, ऐसा देखा
जा रहा है ऐसा फलादेश किया जा सकता है, लेकिन ये कितना फलीभूत होगा ये कहना मुश्किल है। अपनी बस वाणी को कठोर मत बनाएं, से नम्रतापूर्वक बात करें, विनम्र होकर बात करें। जातक जो है वो थोड़े बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, या इनके अगर बड़े भाई बहन होंगे तो वो चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे। जातक के घर पे अगर नॉनवेज खाते हैं लोग, या इनके माता पिता में से कोई खाते हैं, तो ऐसा माना जा सकता है, ऐसा देखा जा सकता है कि जातक की भी शायद इसमें रुचि हो सकती है नॉनवेज में। ये नहीं होनी चाहिए। अगर जातक नॉनवेज खाएंगे तो जातक के जीवन में कष्ट बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो कुंभ राशि में विराजमान है, नवम भाव में, पहले और चौथे भाव के स्वामी होकर। बुध की दृष्टि जो है वो तीसरे घर पर है, चंद्रमा पर पूर्ण रूप से इनकी दृष्टि है, और चंद्रमा की जो पूर्ण दृष्टि है वो बुध पर है। नवम भाव में जो बुध है वो शुभ फल देने के लिए वश है, क्योंकि नवम भाव जो है वो धर्म का भाव है, और बुध जो है वो सौम्य ग्रह है। ठीक है जी। यहाँ जो है बुध बैठकर जातक को धर्मात्मा, भाग्यशाली बनाता है, सदाचारी बनाता है, धर्म कर्म के काम करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। आपको धर्म के विपरीत जाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। आपके मन में जिज्ञासा रहती है हमेशा नई चीज़ों के प्रति, किसी भी आसपास के माहौल के प्रति। आप जो है दान पुण्य करने में भी बहुत इच्छुक हैं। आप जो है दान पुण्य करने में रुचि रखते हैं, दान पुण्य करने के इच्छुक हैं। ठीक है जी। यहाँ स्थित बुध आपको विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करवाएगा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्राओं पे लेकर जाएगा, क्योंकि धर्म के भाव में बुध बैठे हैं। यज्ञ पाठ पूजा में भी आपकी रुचि हो सकती है। आप पराक्रमी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी कंपटीशन में एग्जाम दे तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको आप जो है उनसे आगे निकल जाएं, उनको पीछे छोड़ दें। जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर जिज्ञासा है, तो आप नई नई चीज़ों में खोज करने के लिए भी, क्रिएटिविटी के लिए भी आप जो है समाज में सम्मानित हैं, समाज आपका सम्मान करता है। परिवार में भी आपके परिवार वाले आपका सम्मान करते होंगे। आप जो है अपने कुल में ज्ञान, धन और यश से उज्जवल और आदरणीय होंगे। ये बुध का जो है यहाँ बैठने के बाद जो है फलादेश है। आपके अंदर कविताएं लिखने की रुचि हो सकती है, संगीत के प्रति आपकी रुचि हो सकती है, आप संपादक या लेखक भी हो सकते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी को चूज करते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ऐसा देखा जा सकता है, ऐसा फलादेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है वो अस्त होकर मीन राशि में दसम भाव में अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, जो कि 7वें भाव के स्वामी भी हैं। तो उनके ऊपर जो है केतु की दृष्टि है। ठीक है जी। यहाँ स्थित देवगुरु बृहस्पति आपको चरित्रवान और स्वतंत्र विचार वाला बनाते हैं, सत्य बोलने वाला, पुण्य करने वाला इंसान बनाते हैं, साधुओं का सम्मान करने वाला इंसान बनाते हैं। और यहाँ स्थित, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आपको भूमि का सुख मिलेगा, और भूमि के माध्यम से भी सुख मिलेगा, लाभ मिल सकता है। आपने भूमि खरीद ली, ये भी हो गया, आप उस पर मकान बना के रह रहे हैं, उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपने भूमि खरीदी, उसको आपने रेंट पे दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास उत्तम वाहन भी हो सकते हैं। ठीक है जी। मैं फिर कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, बुध के फलादेश में बताया कि आपको सम्मान प्राप्त होगा समाज से, और गुरु भी यही काम करेंगे, वो भी आपको समाज से सम्मान प्राप्त करवाएंगे। आप अपने माता पिता का बहुत आदर करते होंगे। ठीक है जी। आप खूब धन कमाएंगे, ऐश्वर्य युक्त होंगे, सुखी समृद्ध होंगे, आप सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होंगे। एक खास बात है आपकी कुंडली में कि आप जिस कार्य को शुरू करेंगे ना, वो स्टेप बाय स्टेप
उसमें जो अड़चनें होंगी ना वो अपने आप हटती जाएंगी। आपने कोई काम शुरू किया, जैसे जैसे काम आप आगे बढ़ाते जाएंगे ना उसमें जो मुश्किलात आ रही होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी, धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेगा। ये नहीं है कि काम शुरू किया और किसी कारण से काम पूरा ना हो पाया, ऐसा नहीं होगा। जो काम शुरू किया उसको अच्छे से पूरा करेंगे और उस काम को पूरे करने में सफलता प्राप्त होगी आपको। संतान को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, बाकी सेहत आपकी ठीक रहेगी। हाँ, एक चीज़ और है कि क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आप के घर पर बहुत लोग भोजन करेंगे, मतलब आप लोगों की सेवा करेंगे, उनको भोजन कराएंगे। आपको ऐसे भाव आपके मन में होते हैं कि आप लोगों की सेवा करें, उनको भोजन कराएं, ऐसा देखा जा सकता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह मकर राशि में स्थित है, जो कि शुक्र के मित्र शनि की राशि है। शुक्र 12वें और 5वें घर का स्वामी होकर कुंडली के 8वें घर में विराजमान है। शुक्र की दृष्टि जो है वो दूसरे घर पर है और शनि केतु की पूर्ण दृष्टि जो है वो शुक्र पर है। 8वें भाव में शुक्र होने के कारण आप देखने में सुंदर होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, निडर होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, विद्वान होंगे, मनस्वी होंगे, धर्मात्मा, सदाचारी हो सकते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। शारीरिक और आर्थिक विषयों में आप एक सुख को प्राप्त मात्रा में हासिल करेंगे। आपको किसी स्त्री के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी ट्रस्ट के माध्यम से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आपको सरकार की तरफ से भी धन लाभ हो सकता है। आपको घूमने फिरने का शौक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ ये बात, शुक्र की स्थिति देखकर। और आपको शौक तो है ही है, पर आपको मौके भी मिलेंगे बाहर, अवसर भी मिलेंगे बाहर घूमने के, विदेश यात्राओं के। आप जाएं ना जाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि आपको मिलेगा। यहाँ तक कि आपको नौकर चाकर भी सुख देंगे, नौकर चाकरों का भी आपको सुख मिलेगा, सवारी का भी आपको सुख मिलेगा, बंधु बांधवों का भी आपको सुख मिलेगा। शुक्र यहाँ बैठकर आपको कभी धन का सुख देगा, कभी ऋण का सुख देगा, मतलब आपको पैसा तो मिलता ही रहेगा। अगर आप लोन वगैरह भी लेते हैं तब भी आप बेनिफिट नहीं जाएंगे, लोन की वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर शत्रु जो है आपके किसी कार्य में कठिनाई डालते हैं तो वो कुछ भी कर लें, आप उनसे परेशान नहीं होने वाले, आपको विजय मिलेगी। लेकिन आपको जो है व्यर्थ में घूमने फिरने से बचना होगा। ठीक है, फैमिली के साथ आप वेकेशंस पे जाइए, ठीक है, लेकिन काम ना करें, बस घूमते ही रहें बिना किसी काम के, बिना ऐसी बस मौज मस्ती में टाइम ना ख़राब करें। ये मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे स्थित है तो। और वाद विवाद से भी बचें, ज़रूरत नहीं है किसी से बहस करने की, अपने मस्ती में मस्त रहें। अगर आपके फादर ने कोई लोन वगैरह लिया तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि आपके पास आजीवन धन संपदा बनी रहेगी, उसमें वृद्धि ही वृद्धि होगी। तो आप अपने पिता की और अपने माता की भी हेल्प कर सकते हैं उनका लोन उतारने में। लेकिन अपने जीवन साथी और अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा आप चिंता ले सकते हैं। बच्चों को लेकर तो हर माता पिता चिंतित होते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी जीवन संगिनी या जीवन साथी को लेकर भी चिंता होता है, स्वास्थ्य एक उम्र के पड़ाव पे, तो ये सब नॉर्मल लेके चलें, लेकिन ध्यान रखें। ज्योतिष का, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ज्योतिष का उद्देश्य जातक को जागरूक करने का होना चाहिए, जातक को परेशान करने का या चिंता में डालने का नहीं होना चाहिए। बात करते हैं शनि ग्रह की, शनि महाराज की। शनि महाराज जो कि अपनी शत्रु राशि में विराजमान है, वृश्चिक राशि में। शनि महाराज 8वें और 9वें घर के स्वामी होकर कुंडली के 6ठे भाव में स्थित है। ये एक अपने आप में एक अच्छा योग बनता है। अगर 8वें का स्वामी 6ठे में या 12वें में विराजमान हो, या 6ठे का स्वामी 8वें और 12वें में हो, या 12वें का स्वामी 6ठे और 8वें में हो, तो एक अपने आप में अच्छा योग बनता है। शनि की जो दृष्टि है वो 8वें भाव पर है, 12वें भाव पर है और तीसरे भाव पर है।
तीसरे भाव का अर्थात की दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर भी है। यहाँ स्थित शनि जो है अच्छे फल देंगे, निरोगी बनाएंगे, जातक को शक्तिशाली बनाएंगे, इनकी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, भूख भी इनकी अधिक हो सकती है, खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं, अच्छे वक्ता तर्कशूल भी हो सकते हैं, तो कुशल व्यक्ति भी ये हो सकते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। और शत्रुओं पे विजय पाने वाले भी हो सकते हैं ये, बंधु बांधवों से युक्त भी हो सकते हैं ये, और ये अपने बंधु बांधवों का पालन करने वाले भी हो सकते हैं, मतलब उनका पालन पोषण करने वाले भी हो सकते हैं, घर की जिम्मेवारी निभाने वाले, अनेक लोगों को आश्रय देने वाले भी हो सकते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, लोगों को सहायता करने वाले भी हो सकते हैं। नौकर चाकर से फिर कहूँगा कि ये युक्त होंगे, के शत्रु भी आपसे भयभीत होंगे और वो आपका सम्मान भी करेंगे, ऐसा देखा जा सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे मैं इतनी बात कहूँगा कि अभिमान से बचें, घमंड ना करें। घमंड किसी इंसान को नहीं करना चाहिए, और खासकर पैसे और ताकत का घमंड कभी भी ना करें। घमंड वैसे कभी ना करें, लेकिन पैसे और ताकत का घमंड कभी ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राहु। राहु जो है वो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के साथ 10वें भाव में विराजमान है, मीन राशि में। उनकी जो दृष्टि है वो दूसरे घर पे, चौथे घर पे और 8वें घर पर है। केतु की पूर्ण दृष्टि जो है वो राहु पे। केतु और राहु आमने सामने होते हैं, ये हम सबको पता है। फिर कहूँगा जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष पढ़ चुके हैं, जो ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। और जो ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट रखता है तो उनको ये मैं जानकारी देता हूँ कि राहु और केतु जो हमेशा आमने सामने होते हैं। राहु पहले में, तो उसके बिल्कुल सामने 7वां घर होता है। तो राहु अगर पहले में तो केतु बिल्कुल सामने 7वें घर में विराजमान होंगे। ठीक है जी। राहु जो है वो आपको बलवान और निडर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, परोपकारी बनाता है। राहु यहाँ पे आपको अच्छा फल दे रहा है। ठीक है जी। और धीरे धीरे अगर आप घमंड करेंगे तो आपको वो एक टाइम पे आकर आपको जो है आपका घमंड जो है वो धीरे धीरे खत्म करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। जीवन काल में आपको बहुत सफलता देगा राहु, बहुत ज़्यादा सफलता देगा जातक को। राहु सफलता देगा कि ये किसी समूह के लीडर भी हो सकते हैं, किसी गांव में अच्छी पोस्ट पे भी हो सकते, गांव के सरपंच या पंच भी हो सकते हैं, या किसी नगर के मेयर वगैरह भी हो सकते हैं आने वाला टाइम में। इतना अच्छा इनको राहु जो है फल दे रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर जातक गवर्नमेंट नौकरी अप्लाई करते हैं या की होगी तो करते या करेंगे या की होगी तो राहु जो है वो इनको मंत्री और सेनापति भी बना सकते हैं। राहु यहाँ बैठे हैं तो मैं इनको एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि हो सके तो महीने में एक बार या साल में एक बार गंगा स्नान जरूर करें। या तो गंगा जल से स्नान कर लें पूर्णिमा या अमावस्या वाले दिन, या फिर गंगा घाट पर जाकर स्नान करें गंगा में। इससे राहु जो है वो और अच्छे परिणाम देगा। यहाँ बैठे राहु शत्रुओं का नाश करता है। शत्रुओं का नाश करने से मतलब ये नहीं है कि शत्रुओं को मार भगाएंगे। शत्रुओं का नाश करने का मतलब जो लोग आपसे शत्रुता रखते हैं, ये उनका राहु जो है उनका मन बदल देंगे, वो लोग आपसे शत्रुता करना बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसा आपकी पुत्र संतति कम हो सकती है, पुत्र संतान कम हो सकती है, पुत्री संतान ज़्यादा हो सकती है, ऐसा देखा जा सकता है। आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा राहु है। यहाँ पे आपको हर चीज़ में आपको सफलता ही दिलवाएगा। राहु जो है आपके लिए बहुत ही फेवरेबल ग्रह है। ये मैं क्या बताना चाहूँगा, इस चीज़ की मैं पुष्टि कर रहा हूँ। ठीक है जी। हो सकता है कि जीवन के 30 वर्ष से पहले आपके जीवन में कुछ कष्ट आए हो, लेकिन अब वो कष्ट नहीं आएंगे। जो कष्ट था, जो बुरा टाइम था वो निकल चुका है।
अब सब बढ़िया होगा और दिन ब दिन बढ़िया होता चला जाएगा, दिन ब दिन बढ़िया होता रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आलसी नहीं होना और हौसला नहीं छोड़ना, ठीक है ना। कर लेंगे, काम कर लेंगे, ऐसा नहीं, काम करना तो करना है, उम्मीद भी नहीं छोड़नी, उत्साह बना के रखना है अपने अंदर। अगर ये आलस और उत्साह नहीं होगा शरीर में, अगर आलस हुआ शरीर में और उत्साह ना हुआ शरीर में, तो जो राहु है वो आपके लिए अच्छे फल नहीं देंगे। ये मैं आपको जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में तृतीय भाव में विराजमान है, केतु चतुर्थ भाव में कन्या राशि में विराजमान है, शनि महाराज वृश्चिक राशि में छठे भाव में विराजमान है। शराब तंबाकू का सेवन जिंदगी भर ना करें, अगर करते हैं तो छोड़ दें जी। प्याज लहसुन खाना है खाएं, नहीं खाना ना खाएं, लेकिन नॉन वेज और शराब जो है और तंबाकू जो है वो छोड़ना आप सबके लिए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। मेरा काम था आपको जानकारी देना और आपका काम है उसे जानकारी को मानना या नहीं मानना, ठीक है जी। केतु स्थित है यहाँ पे, तो केतु जो है वो आपको जो है थोड़ा चंचल बनाएंगे। केतु आपको है कि थोड़े बुरे परिणाम भी दें, क्योंकि वो माता के भाव में चतुर्थ भाव में बैठा। हो सकता है कि आपकी माता का जो है स्वास्थ्य थोड़ा अप डाउन हो रहा हो, थोड़ा ठीक ना हो। और ये भी हो सकता है कि आपके जो मित्र हैं वो बीच बीच में आपको थोड़ा सा सहयोग ना करें। कुछ आपके मित्र ऐसे होंगे जो शायद आपको सहयोग ना करें, ऐसा देखा जा सकता है। अगर आप आलसी होंगे और अपनी माता का सम्मान नहीं करेंगे तो ये केतु बुरे फल देगा और ज़्यादा देगा। उसमें आपका पैतृक धन का विनाश कर सकता है केतु। तो ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता का ध्यान रखें, माता से अच्छे संबंध बनाएं, ठीक है ना, उनका सम्मान करें। तो केतु जो है वो कंट्रोल रहेगा। कुंडली के वैसे बाकी ग्रह जो हैं वो बहुत शानदार हैं, वो अपने अच्छा फल दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान कहता है कि मनुष्य है ना, तो मनुष्य जो है वो अपने आप में ना कई बार ज़्यादा होशियार बनता है। होशियार का मतलब ऐसे कि मेरे पास पावर है, फिर वो पावर का मिसयूज़ करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है वो इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर लेता है पावर का, ऐसे ऐसे काम कर देता है वो कि वो पावर फिर वहाँ होते हुए भी वहाँ काम नहीं आती। तो मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुंडली में बाकी ग्रह इतने अच्छे बैठे हुए, इतने अच्छा फलादेश कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि सब कुछ अच्छा है मेरे पास, सब ग्रह अच्छे, एक ग्रह ही तो बुरे परिणाम दे रहे हैं, तो क्या हुआ, बाकी जो हैं 8 ग्रह हैं वो तो अच्छा परिणाम दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाराज अगर केतु बिगाड़ने पे आगे ना तो संवारना भी मुश्किल हो जाएगा। केतु जो है वो विच्छेद करवा देंगे। केतु का काम जो है वो मोह माया, वो आपको ना मोह माया से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? अब आप कोई काम कर रहे हैं, आपका काम बिगड़ गया काम में कोशिश कर रहे हैं, फिर बिगड़ गया, करते जा रहे हैं कोशिश लेकिन काम सुधर ही नहीं रहा, वो बिगड़ता जा रहा है। अब आप क्या करोगे? भगवान की शरण में जाओगे,
क्योंकि केतु है, केतु आपको भगवान की तरफ झुका देंगे। धर्म धर्म धर्म, आप भगवान की तरफ आस्था बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर आप पीछे इधर आसपास देखेंगे, फिर आपको लगेगा ये क्या काम करना है यार, पाठ करो भगवान का, ठीक है भगवान का नाम लो, क्या रखा है ऐसे काम में, भगवान का नाम लो। आपका जब झुकाव धर्म के काम में हो जाएगा, फिर आप संसारिक कामों की तरफ आपकी रुचि कम हो जाएगी। फिर वो संसारिक काम आपकी करवा दिया ना उसने अलग, मोह माया से कर दिया ना अलग आपको, ठीक है। यहाँ विच्छेद करवाते हैं केतु। राहु कैसे विच्छेद करते हैं सुनिए, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, केतु जो है वो कामों में बाधा क्रिएट करते हैं। दोनों का अलग अलग काम है। राहु आपके इमोशंस के साथ खेलता है, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। केतु आपके हालात के साथ खेलते हैं। आपका दिमाग ठीक नहीं होगा तो आपका काम भी ठीक नहीं होंगे, समझ रहे हो, इकट्ठे चलते हैं। लेकिन वो आपको वहम डाल देंगे, भ्रम डाल देंगे, क्लेश करवा के आपसे इमोशनली आपको ब्रेक डाउन देंगे। ये आपको मटेरियलिस्टिक ब्रेक डाउन देंगे, आपके काम रोक के। वो आपको इमोशनली तोड़ देंगे या आपको फिजिकली तोड़ देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ये है कि आप साइकिल चला रहे हैं, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप साइकिल मत चलाओ, बहुत दूर है ये है वो, मैं आपको मेंटली प्रेशर कर रहा हूँ, थक जाओगे यार जाते जाते, मत जाओ इतनी दूर, क्या करोगे जाके, ये मैं आपका ऐसे हौसला तोड़ दूंगा, ठीक है। ये काम हुआ राहु का, आपको मेंटली टारगेट कर लिया मैंने। ये तो ये आ गया। अब आप मानने नहीं मान लो मेरी बात, पर मुझे आपको रोकना है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने आपको बोल दिया कि आप साइकिलिंग मत करो, ये करो मत करो मत करो मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन आप माने नहीं मेरी बात। आप कहते नहीं मैंने करना है, मतलब मेंटली आपको मैंने टॉर्चर किया, मैंने टारगेट किया, लेकिन आप नहीं माने मेरी बात, तो आपने एफर्ट लगाना शुरू किया, आप चल पड़े। अब मैं आपके रास्ते में हार्डल्स क्रिएट कर दूंगा, कीले घेर दूंगा रास्ते में। मतलब आप एफर्ट्स करेंगे लेकिन एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिलेगा। राहु आपको काम शुरू नहीं करने देगा, कंफ्यूज करके रखेगा, लेकिन केतु आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं देगा। आपको पहुंचने ना दूं मैं, कीले डाल दूंगा, पत्थर डाल दूंगा, कभी कुछ कर दूं, कभी आपको रोक के, कभी कोई बीच में कुछ आ जाए, कभी आपको कोई रोक ले, कभी ये करे वो करे, आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचने दे। राहु ने आपको काम शुरू ही नहीं करने दे तो मंजिल पे तो क्या ही पहुंचोगे, पहले ही रोक लेगा मेंटली। केतु अगर आप मेहनत कर भी रहे हो तो भी वो पहुंचने नहीं दे रहा, समझ रहे हो ना दोनों चीज़ों में। मतलब उन्होंने आपका काम रोकना है, इन्होंने आपका काम रोकना है। अगर मैंने आपको मना किया कि आप मत जाओ तो आप ठीक है ना, मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे यार क्या करूँगा जाके, हट जाता हूँ, क्या करूँगा जाके हट जाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप जा रहे हो और फिर हर्डल्स आ रही हैं, फिर आप भगवान की तरफ जाओगे, भगवान का नाम लोगे, ये भगवान जी ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं, ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप आगे प्रेज करते रहोगे। फिर आपको लगेगा कि यार हर्डल्स आ रही हैं, थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, शायद अभी आगे और ना है, पहले आप भगवान की तरफ आपका मन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो आप समझिए कि राहु क्या आपको डिटैच कैसे करेगा और जो केतु आपको कैसे डिटैच करेगा, ठीक है जी। बाकी ओवरऑल लाइफ जो है आपकी बहुत गुड है, कुंडली में जितने ग्रह बैठे हैं वो बहुत शानदार अपना फल दे रहे हैं। और अभी जो आपकी राहु की दशा चल रही है, ये आपको गोल्डन पीरियड की तरह आपका जो है सब बिगड़े हुए काम को सुधारेंगे, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे विचार है। और मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर हो सके तो सुबह और शाम 2 टाइम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, एक माला, ठीक है जी। अगर बिजी शेड्यूल है तो 24 बार सुबह, 24 बार शाम को कर लें। अगर टफ लगता है, रूटीन नहीं, आदत नहीं है, नहीं कभी किया,
तो गायत्री मंत्र का जप कर लें 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। अगर टाइम नहीं है तो 24 बार सुबह, 24 बार शाम को। अगर ये भी नहीं किया कभी और टफ लगता है, रूटीन नहीं बना हुआ या कुछ है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, देखिए मंत्र गलत मत पढ़िएगा, ना पढ़ना ठीक है लेकिन गलत नहीं पढ़ना। मंत्र दो धारी तलवार होती है, सीधी चलेगी तो सामने, उल्टी चलेगी तो खुद को वार करेगी। ठीक है, ये गन की तरह, अगर सामने चली तो सामने वाला गया, अगर बैक फायर कर गई तो खुद गए। तो मंत्र का उच्चारण सही कीजिएगा और मंत्र आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी में नहीं करना। अगर महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर पा रहे समय के अनुसार, समय नहीं होता है, दिन रूटीन नहीं बनता, 108 बार नहीं कर सकते, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को नहीं कर पा रहे हैं तो 24-24 बार कर लीजिए, 24 सुबह 24 शाम को कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अगर वो भी नहीं तो इतना तो जरूर कर लीजिएगा, वो क्या कि नमः शिवाय, ये तो आप कर सकते हैं ना। मात्र 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगेगा 108 बार बोलने के लिए, या 1.5 से 2 मिनट। आराम से पढ़िएगा। कैसे बोलेंगे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इतने स्लो। ये 108 बार सुबह पढ़ लीजिए, 108 बार रात को पढ़ लीजिए, शाम को 2 टाइम दूध पत्ती करते होंगे तो कर लीजिए, इतना सा उपाय है। और सूर्य देव को अगर जल दें, जल को 3 बार में अर्घ दें। जल का 1 लोटा लिया, थोड़ा सा जल अर्घ दिया, रोक लिया, थोड़ा सा फिर जल दिया, फिर रोक लिया, फिर जल दिया, फिर जो तीसरी बार जल दिया उसमें लोटा खाली, ऐसे दें तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका जो है स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं, वो मौसम और माहौल के हिसाब से चलते रहते हैं, ये जीवन है, इसमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। परिवार में खुशियाँ और बहुत जल्द परिवार में खुशियाँ बढ़ने वाली हैं, ऐसा देखा जा रहा है, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जल्दी आपके घर में गुड न्यूज़ आए। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, थोड़ा सा माता का जो है अगर स्वास्थ्य थोड़ा प्लस माइनस चल रहा है या पिता का स्वास्थ्य प्लस माइनस चल रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका बस ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। हाँ, एक चीज़ बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी है आप सबके लिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए ये अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अगर कोई नोट करना चाहे तो ये नोट भी कर सकता है इस कुंडली के माध्यम से। ये जातक की कुंडली जो है वो मिथुन लगन की है। पहले घर के स्वामी जो है वो बुध हैं और साथ में घर के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब देवगुरु बृहस्पति और बुध का जो आपस में विचारिक मतभेद है थोड़ा सा बना रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो है अपने जीवन साथी के साथ जो है थोड़ा सा विचारिक मतभेद हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, विच्छेद नहीं होगा। विचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन विच्छेद नहीं होगा, इस बात की पुष्टि की जा सकती है। हो सकता है कि जातक का अपनी जीवन संगनी के साथ जो है विचारिक मतभेद ना हो, एक बोले मैंने नॉर्थ जाना तो दूसरा बोले मैंने साउथ जाना है, लेकिन विचारिक मतभेद है लेकिन विच्छेद नहीं है। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी ज्योतिषी कुंडली देखकर, लग्न कुंडली देखकर ऐसा फलादेश करता है तो उसे सोच समझ कर फलादेश करना चाहिए। एक बात तो बता दी कि विचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन विच्छेद नहीं होगा। मतलब विच्छेद नहीं, मतलब थिंकिंग अलग हो सकती है लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज। और एक बात और, क्योंकि जातक की कुंडली के 7वें घर के भाव के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति, तो ऐसा देखा गया है मेरे 10 साल के अध्ययन में, ये मैंने चीज देखी है कि जब कभी देवगुरु बृहस्पति 7म भाव के स्वामी होते हैं, इस कंडीशन में ये चीज देखी गई है कि जातक, हमारे 4 वर्ण हैं,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी हैं तो ऐसा देखा गया है, ऐसा मेरे अध्ययन में आया है कि अगर जातक ब्राह्मण कुल में है, वर्ण में जन्म लिया, तो जातक का विवाह ब्राह्मण में ही होगा, ऐसा देखा गया है। शर्त एक, कंडीशन एक कि सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए और उस सप्तम भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति हैं सप्तम भाव के स्वामी तो 99.9% जातक का विवाह जो है वो अपने वर्ण में होगा, ठीक है, या फिर अपने से उच्च वर्ण में होगा। उच्च वर्ण में कैसे? जातक क्षत्रिय है तो जातक का विवाह क्षत्रिय या ब्राह्मण में होगा। जातक वैश्य है तो उसका विवाह वैश्य में, क्षत्रिय में या ब्राह्मण वर्ण में होगा, अपने से ऊपर के वर्ण में होगा। अगर जातक शूद्र है तो जातक का विवाह शूद्र में होगा या वैश्य में होगा या क्षत्रिय में होगा या फिर ब्राह्मण में होगा। मतलब अपने वर्ण में या अपने से एक ऊपर वर्ण में विवाह होगा। ये बहुत अद्भुत चीज देखी है और ये मेरे अध्ययन में आई है। मेरे 10 साल के अध्ययन में मैंने ये चीज बहुत सी कुंडलियों में देखी है और फलादेश किया और ऐसा संभव भी हुआ है। तो ये था जातक की कुंडली देखे और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान शिव से, हे शिव शंभु, मैं जिस जातक की कुंडली देख रहा हूँ मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में आज अभी इसी समय से खुशियां ही खुशियां भर जाए, ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी ज्योतिष विद्या का हमेशा लोक सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करूं। ये मेरी प्रार्थना है अपने जातक के लिए और अपने आप के लिए। ये मेरी प्रार्थना है जातक के लिए कि जातक का कल्याण हो। और मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो विद्या है, ज्योतिष विद्या जो मैंने अध्ययन किया है, उसका मैं लोक भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करूं। ऐसी मुझे प्रेरणा दें, ऐसी मुझे शक्ति दें। हर हर महादेव।